अब देखिएगा एक्सरसाइज 11B के एग्जाम्पल पर आते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो हम कर ही चुके हैं, अब एग्जाम्पल पर आ रहे हैं। एग्जाम्पल 1, इफ द फंक्शन f इज डिफाइंड इन द क्लोज इंटरवल होना चाहिए है 0, 1, 1, f(x) की दो वैल्यू है। f(x) इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x इज रेशनल, और f(x) इज इक्वल टू दूसरी वैल्यू है 1 माइनस एक्स व्हेन x इज इर्रेशनल on close interval 0, 1 ये दे रखा है। Then show that f(x) is not remain integrable in 0, 1। फंक्शन जो है हमारा प्रूव करना है कि रिमेन इंटीग्रेबल नहीं है। आप देखिएगा फंक्शन की दो वैल्यू है। अब रेशनल पॉइंट और इरेशनल पॉइंट जो है बहुत कंटेस्टेड नेबरहुड होता है, यानी कि रेशनल पॉइंट के नेबरहुड में इनफाइनाइट नहीं रेशनल पॉइंट होते हैं, और इरेशनल पॉइंट के नेबरहुड में इनफाइनाइट रेशनल पॉइंट होते हैं। अब जब हम इंटीग्रेशन निकाले जाएंगे तो हमें एलपीएफ और यूपीएफ की वैल्यू चाहिए होगी। अब इसमें से दोनों फंक्शन में देख लेते हैं कि जब क्लोज इंटरवल 0, 1 में जाएंगे तो कौन सा फंक्शन जो है वो बड़ा होगा और कौन सा फंक्शन छोटा होगा। जो बड़ी वैल्यू देगा वो सुप्रीमम बन जाएगा और जो छोटी वैल्यू देगा वो इन्फीमम बन जाएगा। और सुप्रीमम इन्फीमम देखने के लिए ऐसा करते हैं कि दोनों फंक्शन का डिफरेंस निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन से हिस्से में वो पॉजिटिव आता है और कौन से हिस्से में वो नेगेटिव आता है। अब ऐसे ही लेते हैं, क्योंकि अगर हम लेते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। यहाँ से √1 माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, √1 माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स। आप कंडीशन के बारे में सोचिएगा, ये तो जब क्लोज इंटरवल 0 से 1 में होंगे तो ये वैल्यू जो है ये तो पॉजिटिव ही रहेगी। तो अब ये 1 प्लस एक्स और यहाँ क्या है 1 माइनस एक्स। अब दो हिस्से में बांट लीजिएगा, क्लोज इंटरवल 0, 1 जाना है आपको। अब ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है। 0 से 1 जब जाएंगे तो आप बड़े में से छोटा घटा रहे हैं। अब ये बचा बाहर 1 माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू 0 से 1 लाई कर रही है, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल 0 फॉर एवरी वैल्यू x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, 1। ये ग्रेटर देन इक्वल 0 हो गया, सॉरी, फॉर एवरी वैल्यू x बिलोंग्स टू 0, 1। तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर बड़ी वैल्यू है और 1 माइनस एक्स जो है वो छोटी वैल्यू है। तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको सुप्रीमम दे देगा और 1 माइनस एक्स जो है आपको वो इन्फीमम दे देगा। अब पार्टीशन ले लेते हैं। Let P is equal to partition x0 is equal to 0, x1 and so on, xr minus 1, xr dot dot xn is equal to 1 is partition of close interval 0, 1। तो अब इसमें चलते हैं। Let capital MR, small mr are supremum and infimum of f(x) in sub interval close interval xr minus 1, xr। अब पूरे इंटरवल में आप कहीं भी जाइएगा तो ये बड़ी वैल्यू आपको दे रहा है और ये दे रहा है आपको छोटी वैल्यू। तो सुप्रीमम की वैल्यू आपकी बन जाएगी mr इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर स्मॉल mr इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स, सॉरी यहाँ √ नहीं है। अब सीधे सीधे यहाँ पर अब जो सुप्रीमम और इन्फीमम है वो कांस्टेंट ना आकर के वेरिएबल आ चुके हैं, तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगा दीजिएगा। ये हो जाता है बार 0 to 1 f dx। लोअर राइमन इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। अब लोअर राइमन इंटीग्रेशन की डेफिनेशन है हमारी सुप्रीमम
सुप्रीमम ऑफ LPF। इसे ऐसे तोड़ देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट होता था जब हम पार्टीशन P को n भागों में बांटते थे और n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेते थे, तो जो मैश है, नॉर्म है, उसकी लेंथ टेंड्स टू 0 में चली जाएगी। लिमिट नॉर्म P टेंड्स टू 0 और LPF। अब यहाँ पे सीधे सीधे फार्मूला लगा देते हैं, लिमिट नॉर्म P टेंड्स टू 0 समेशन R इक्वल टू 1 to n स्मॉल mr इंटू डेल्टा। लेकिन नॉर्म की वैल्यू टेंड्स टू 0 में चली गई है, तो जो समेशन है वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 हो जाएगी, स्मॉल mr की वैल्यू उठा लीजिएगा 1 माइनस s, और डेल्टा r का मतलब है छोटा सा इंटरवल, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा dx। तो यहाँ पर हमने समेशन को जो है कन्वर्ट कर दिया है इंटीग्रेशन में। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 to 1 हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2। इस प्रकार से आपका जो है लोअर रीमेन इंटीग्रल आ चुका है। इसी तरह से आप यूपीएफ अपर रीमेन इंटीग्रल निकाल देंगे 0 to 1 बार एफ डी एक्स। अब यूपीएफ से वैल्यू निकाल देंगे, तो अब ये लोअर रीमेन इंटीग्रल और अपर रीमेन इंटीग्रल जो है आपके बराबर नहीं आएंगे, तो इस कारण से फंक्शन जो है आपका रीमेन इंटीग्रेबल नहीं होगा। ऐसी एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एग्जाम्पल 2 में एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0,2 होना चाहिए एज, फिर दो वैल्यू है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज रेशनल, और दूसरी वैल्यू है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब व्हेन एक्स इज इरेशनल। इसी तरह का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 जो है लगभग एक जैसे ही हैं। अब ये इसमें कहता है इवैल्यूएट अपर एंड लोअर रीमेन इंटीग्रल। अपर रीमेन इंटीग्रल निकालना है और लोअर रीमेन इंटीग्रल निकालना है। अब देख लीजिएगा, यहाँ पर पार्टीशन ले लेंगे, सब कुछ इस तरह से लेंगे। दो फंक्शन की वैल्यू है, रेशनल और इरेशनल है, तो आप ये पता करेंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, और ये ध्यान रखेंगे क्लोज इंटरवल 0,2 में है। अब चूंकि अगर हम दोनों का डिफरेंस लेते हैं x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो ये हो जाता है x माइनस एक्स क्यूब। x माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर बनेगा x कॉमन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, इसकी दो वैल्यू हो जाएंगी। ये अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में पड़ती है, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में पड़ती है तो बड़े में से छोटा घट रहा होगा, लेकिन जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में पड़ेगी तो माइनस आएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ से दो वैल्यू बना लेते हैं। एक तो हो जाता है ये ग्रेटर देन इक्वल 0, एक x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1, दूसरी वैल्यू बन जाती है लेस देन इक्वल 0, एक x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1,2। तो देखिएगा, आपको इंटीग्रेशन के दो पार्ट आपको तोड़ने पड़ेंगे। 0 से 1 में ये सुप्रीमम ये इन्फीमम होगा, लेकिन जब 1 से 2 जाते हैं आप तो वैल्यू लेस देन इक्वल 0 आ रही है, तो ये इन्फीमम बन जाएगा और ये सुप्रीमम बन जाएगा। यानी कि आप इस बार जो इंटीग्रेशन तोड़ेंगे उस इंटीग्रेशन में जो है दो वैल्यू लेंगे। लेट p इक्वल टू, फिर ऐसे ले लेंगे पार्टीशन x नॉट इज इक्वल टू 0, x1 डॉट डॉट xr माइनस 1, xr डॉट डॉट xn इज इक्वल टू 2, बी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल 0,2, लेट कैपिटल MR कॉमा स्मॉल mr आर सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ fx in IR is equal to close interval
एक्स आर माइनस 1 कॉमा एक्स आर। सुप्रीम इन्फिमम डिफाइन कर दिए हैं। अब दूसरी वैल्यू आप डिफाइन कर दीजिएगा 0 से 1 में। अब यहाँ पर अपर रिमेन इंटीग्रल अगर आप ये लेने जाएंगे, सुप्रीमम लेने चलते हैं। अब देखिएगा सुप्रीमम किस तरह से डिफाइन करेंगे। जब आप 0 से 1 जा रहे हैं तो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 आ रही है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो एम आर इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये दो वैल्यू होंगी एम आर की, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक 0 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 1, और जब 1 से 2 में जाएंगे तो ये वैल्यू लेस देन इक्वल 0 हो जाएगी, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एक 1 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 2, ये सुप्रीमम हो गए। इनफीमम पलट करके आ जाएंगे स्मॉल एम आर, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एक 0 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन 1, और यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक 1 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 2। अब आप कर सकते हैं अपर, जब अपर रिमेन इंटीग्रल निकालेंगे तो सुप्रीमम से निकालेंगे, दो इंटीग्रेशन में तोड़ दीजिएगा, और लोअर रिमेन इंटीग्रल निकालेंगे तो इनफीमम में इनफीमम लेकर के चलेगा, स्मॉल एम आर लेकर के चलेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा और दो इंटीग्रेशन की लिमिट में तोड़ दीजिएगा। दोनों के सुप्रीमम सामने दे दिए गए हैं और दोनों के इनफीमम भी जो है सामने दे दिए गए हैं। अब आपके इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 नहीं करना है। डू नॉट डू इट, इसे छोड़ गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में f(x) is defined in the interval 0, 1 by the condition, ये है f(x) is equal to वैल्यू दी रखी है 2rx when 1 upon r plus 1 less than x less than equal 1 upon r, और लिखा हुआ है if r is a positive integer। r जो है यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है, वेयर r इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो गया। शो दैट f(x) इज इंटीग्रेबल इन क्लोज इंटरवल 0, 1 एंड इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन में, अब ये फंक्शन जो है आपका डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा, जितने भी 1 अपॉन इंटीजर आएंगे सब जगह वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा। अब यहाँ देखिएगा, अब 1 अपॉन r प्लस 1 एक्स और लेस देन इक्वल 1 अपॉन r है। अब मैं इस r को रिप्लेस करने वाला हूँ, जरा रिप्लेस r विद r माइनस 1 फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2r माइनस 1 x when 1 upon r less than x less than equal 1 upon r minus 1। अब यहाँ पर फंक्शन को मैं प्रूव करने वाला हूँ कि फंक्शन जो है मेरा डिसकंटिन्यूअस है। अब ये ले लेते हैं कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 upon r, x इज इक्वल टू 1 upon r पर कंटिन्यूटी लीजिएगा। जब फंक्शन ऑफ 1 upon r करेंगे तो यहाँ इक्वल लगा हुआ है, तो ये 2rx आ जाएगा। जब फंक्शन ऑफ 1 अपॉन r प्लस 0 करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 अपॉन r प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ 1 अपॉन r से आप आगे जा रहे हैं तो 1 अपॉन r लेस देन है x से, यहाँ आ जाइएगा तो ये हो जाएगा 2r माइनस 1 और x की जगह 1 अपॉन r प्लस h। हाँ 2r माइनस 1 और x की जगह जब 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2r माइनस 1 अपॉन r।
2r माइनस 1/r। और जब आप यहाँ पर वैल्यू रखने जाएंगे इसकी, फंक्शन ऑफ 1/r माइनस 0 करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1/r माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 1/r से छोटी वैल्यू हो गई है, h छोटा है 1/r से, ये आ जाइएगा 2r 1/r माइनस h। h की जगह जब 0 रखेंगे तो r से r कट जाएगा, वैल्यू 2 आ गई। अब देखिएगा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। हाँ, यहाँ पर x इक्वल टू 1/r रह गया है रखने से 1/r, तो वैल्यू 2 आ रही है। तो ये फंक्शन ऑफ 1/r इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1/r माइनस 0 इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1/r प्लस 0। तो fx इज discontinuous, fx is discontinuous at x equal to 1/r, comma x r is equal to 1 2 3 and so on। अब ये ले लेते हैं set of discontinuous points। इस सेट में r की जगह 1 2 3 रख दीजिएगा, 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन। ये सारे डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट आ गए हैं। और देखिएगा डॉट डॉट चल रहा है तो इनफाइनाइट सेट है। अब इसका लिमिट लेने जाएंगे, लिमिट पॉइंट लेने जाएंगे। जो लिमिट पॉइंट 1 1/2 1/3 1/4 का लिमिट पॉइंट 0 में चला जाएगा। सिंस लिमिट पॉइंट of this set is x is equal to 0, तो इसका लिमिट पॉइंट जो मिलेगा वो आपको x is equal to 0 मिलेगा। और हमारी थ्योरम ने हमसे कहा था कि डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट के सेट का लिमिट पॉइंट अगर संख्या में निश्चित हो जाए तो वो फंक्शन जो है रीमेन इंटीग्रेबल हो जाता है। द लिमिट पॉइंट्स the limit points are finite, so f is remain integrable on closed interval 0, 1। और इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल 0, 1 में रीमेन इंटीग्रेबल है। अब जब रीमेन इंटीग्रेबल है तो फंक्शन की वैल्यू लोअर से निकाल दीजिएगा, अपर से निकाल दीजिएगा, इसमें कोई फर्क नहीं होता है। अब हम यहाँ पर सीधे इंटीग्रेशन करेंगे इसमें। अब ये तो पता चल चुका है कि रीमेन इंटीग्रेबल है। अब ये ले लेते हैं इंटीग्रेशन 0 to 1 fx dx। अब इसमें fx इक्वल टू 0 से 1 जो इंटीग्रेशन 0 से 1 fx dx कर रहे हैं, आप उसके लिए ऐसे करिएगा कि जितने भी ये डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट हैं ये मुझे सामने दिखाइएगा और इसको ऐसे तोड़ेंगे 1/2 से 1 fx dx प्लस 1/2 से 1/3 fx dx प्लस 1/3 से 1/4 fx dx। और इस तरह से जो हमारी वैल्यू चलती चली जाएगी। अब यहाँ वैल्यू रखने चलते हैं। 1/2 से कहाँ जा रहे हैं 1, और अब फंक्शन की वैल्यू चाहिए। यहाँ देख लीजिएगा r की जगह अगर आप 1 रख देते हैं, r की जगह 1 रख देते हैं तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1। तो यहाँ r की जगह 1 रख रहे हैं तो इंटीग्रेशन 1/2 से 1 r की जगह 1 तो 2x dx प्लस 1/2 से 1/3। अब यहाँ fx है। अब ये वाली वैल्यू लाने के लिए r की जगह रखना पड़ेगा 1/2 से 1/3 जा रहे हैं। अब 1/2 से 1/3 जा रहे हैं तो यहाँ पर r की वैल्यू रखनी पड़ेगी 2। r की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 × 2x dx 2 × 2x dx। अब फिर आगे चलते हैं 1/3 से 1/4। अब हमें r की जगह रखना पड़ेगा 3 रखना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 2 × 3 × x dx।
जब x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लिमिट हाफ से 1, यहाँ 2 बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर 1/2 से 1/3। यहाँ पर देखिएगा मेरे इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी मेरे से थोड़ी सी गलत लग गई है, 1 से 1/2 जा रहे थे, यहाँ 1/2, यहाँ 1/3, यहाँ 1/3, यहाँ 1/4, क्योंकि इसकी नीचे वाली और इसकी ऊपर वाली लिमिट बराबर होनी चाहिए। ये सही कर देता हूँ मैं, यहाँ 1/3 से 1/2 वैल्यू मेरी माइनस में पैदा हो गई थी, यहाँ 1/4 से 1/3, 1/2 से 1 है, यहाँ 1/2 1/3 प्लस 2, यहाँ 3 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 1/4 से 1/3 डॉट डॉट। अब यहाँ जाता है 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 2, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर 3, 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर एंड डॉट डॉट। अब यहाँ पर ये सीरीज बनने वाली है हमारी, यहाँ पर अब ये एक तो 1 मिल जाता है, माइनस के 1/2 का स्क्वायर है तो प्लस 2/2 का स्क्वायर है, प्लस 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस के 2/3 स्क्वायर है तो प्लस के 3/3 स्क्वायर है, तो प्लस के 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर डॉट डॉट। और ध्यान रखिए ये वैल्यू एक्सरसाइज में भी यूज हुई थी, ये वैल्यू है आपकी π²/6, और इस प्रकार से जो है आपके इंटीग्रेशन की वैल्यू π²/6 प्रूव हो जाती है। एग्जाम्पल नंबर 5 है, ए फंक्शन fx इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0,1, fx इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n और 1/2 टू द पावर n प्लस 1 लेस देन x लेस देन इक्वल 1/2 टू द पावर n, और कंडीशन दे रखी है n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। n की वैल्यू दे रखी है n, and 0 is equal to 0. Prove that fx is remain integrable. सिद्ध करना है कि फंक्शन जो है वो रिमेन इंटीग्रेबल है। आल्सो कैलकुलेट इंटीग्रेशन 0 to x fx dx where 1/2 to the power m less than x less than 1/2 to the power m plus 1। अब यहाँ देखिएगा, अब फिर मैं वही काम करने वाला हूँ, यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करने जा रहा हूँ मैं। तो ये है लेस एक्स लेस देन इक्वल 1/2 टू द पावर n है, यहाँ पर मैं कंटिन्यूटी चेक करूँगा। आप ऐसे करें, रिप्लेस n विद n माइनस 1, n को n माइनस 1 से जब आप रिप्लेस करेंगे एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/2 की पावर n माइनस 1 और 1/2 की पावर n लेस देन इक्वल 1/2 की पावर n माइनस 1। अब आप कंटिन्यूटी लेने जाएंगे, कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। अब यहाँ पर मैंने कंटिन्यूटी देखने जा रहा हूँ मैं, एक्स इज इक्वल टू 1/2 की पावर n, लेकिन यहाँ पर जो मेरा फंक्शन मिलेगा वो डिसकंटिन्यूअस मिलेगा और फिर उसी तरह से हमारा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ये 3-4 क्वेश्चन जो है बिल्कुल एक ही तरह के हैं। फंक्शन ऑफ 1/2 की पावर n, अब यहाँ पर इक्वल है तो वैल्यू 1/2 की पावर n हो जाएगी। जब आप फंक्शन ऑफ करेंगे 1/2 की पावर n प्लस 0 तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1/2 की पावर n प्लस h। अब 1/2 की पावर n से आगे जा रहे हैं। अब मेरा जो x है वो 1/2 की पावर n से आ गया है। अब इधर आ जाइएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1/2 टू दी पावर n माइनस 1 1/2 टू दी पावर n माइनस 1। अब फंक्शन ऑफ 1/2 टू दी पावर n माइनस 0 लिमिट
x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1/2 टू दी पावर n माइनस h, ये हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0। अब x की वैल्यू 1/2 की पावर n से छोटी हो गई है, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर n, तो 1/2 की पावर n, तो आपको मिलता है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ 2 की पावर n 1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1/2 की पावर n माइनस 1 माइनस 0 इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1/2 टू दी पावर n प्लस 0। आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, f(x) is discontinuous at x is equal to 1/2 की पावर n is equal to 0 1 2 3 and so on। अब इनकी वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिएगा, सेट ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स इज, n की जगह 0 डालेंगे तो 1 हो जाएगा, 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब एंड सो ऑन। अब देख लीजिएगा 1 1/2 1/4 1/8, आगे जैसे जैसे चलते चले जाएंगे तो वैल्यू छोटी होती चली जा रही है, तो आपके सेट की जो लिमिट है वो 0 की तरफ अग्रसर होती चली जा रही है, तो आपका लिमिट पॉइंट 0 हो जाएगा। लिमिट पॉइंट ऑफ सेट इज x इज इक्वल टू 0। अपनी थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, सिंस limit point is finite, so f(x) is remain integrable on closed interval 0, 1। अब यहाँ पर थ्योरम हमारी लग गई है कि जो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट थे उनका जब हमने सेट बनाया तो वो इनफाइनाइट सेट आया, और ऐसे केस में लिमिट पॉइंट निकाले जाते हैं और वो संख्या में निश्चित अगर आ जाते हैं तो हमारा फंक्शन जो है थ्योरम के अकॉर्डिंग रिमेन इंटीग्रेबल हो जाता है। अब इंटीग्रेशन की वैल्यू हमसे पूछी है, इंटीग्रेशन 0 से x f(x) dx है, और ये दे रखा है अब यहाँ से वैल्यू लेने चलते हैं, 0 to x f(x) dx 0 to x है और f(x) dx है, और आगे कंडीशन भी दे रखी है, वेयर 1/2 टू दी पावर m लेस देन x लेस देन 1/2 टू दी पावर m प्लस 1। अब इस आप इंटीग्रेशन की लिमिट को उल्टा तोड़ना शुरू कर दीजिएगा, यह x 1/2 टू दी पावर m f(x) dx प्लस 1/2 टू दी पावर m और 1/2 टू दी पावर m प्लस 1 f(x) dx प्लस यहाँ 1/2 टू दी पावर m प्लस 2 और यहाँ 1/2 टू दी पावर m प्लस 1 f(x) dx प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन। इंटीग्रेशन तोड़ना शुरू कर दिया है आपने, तो ये हो जाता है 1/2 टू दी पावर m और x। आइएगा वैल्यू लेने चलते हैं f(x) की, यहाँ से आपका लिमिट 1/2 टू दी पावर m से x जा रही है, तो x बड़ी वैल्यू है तो x बड़ा होना चाहिए 1/2 की पावर m से। आप फंक्शन में चले जाइएगा, फंक्शन में जाकर के वैल्यू ढूंढ के लाइएगा, ये बन जाएगा आपका 1/2 टू दी पावर m माइनस 1 dx प्लस 1/2 टू दी पावर m प्लस 1 से 1/2 टू दी पावर m, अब बनेगा 1/2 टू दी पावर m dx। इसी तरह से जो है आपकी वैल्यू आगे बढ़ती चली जाएंगी। यहाँ पर आप नेक्स्ट वाली वैल्यू में 1/2 टू दी पावर m प्लस 2 से 1/2 टू दी पावर m प्लस 1, अब आ जाएगा 1/2 टू दी पावर m प्लस 1 dx एंड सो ऑन। तो 1/2 टू दी पावर m माइनस 1 इंटीग्रेशन करके x आ जाएगा 1/2 टू द पावर m 2x 1/2 टू दी पावर m, ये फिर x आ जाएगा 1/2 टू दी पावर m प्लस 1 से 1/2 टू दी पावर m 1/2 टू दी पावर m प्लस 1 x
1/2 से 1/2 m+1। अब यहाँ पर आपकी एक जीपी तैयार होने जा रही है, यहाँ पर देख लीजिएगा। ये 1/2 m-1 x -1 1/2 m प्लस 1/2 m 1/2 m माइनस 1/2 m प्लस 1 प्लस 1/2 m प्लस 1 1/2 m प्लस 1 माइनस 1/2 m प्लस 2 एंड सो ऑन। इस तरह से जो है ये सीरीज आपकी इनफाइनाइट तक चलती चली जाएगी। अब इन दोनों को एडजस्ट कर लेते हैं। ये x/2 m माइनस 1 माइनस 1/2 2m माइनस 1 प्लस 1/2 2m माइनस 1/2 2m प्लस 1 एंड सो ऑन। अब इस तरह की सीरीज जो है आपकी बढ़ती चली जा रही है। तो x/2 m माइनस 1 माइनस 1/2 m माइनस 1 कॉमन ले लीजिएगा, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा ब्रैकेट में जीपी आ गई है, इनफाइनाइट टर्म तक जा रही है। फर्स्ट टर्म जो है हमारी 1 है और कॉमन रेशियो जो है वो माइनस का हाफ है। तो ये हो जाता है x/2 m माइनस 1 1/2 2m माइनस 1 1/1 माइनस हाफ। ये जीपी के अनंत पदों का योग लगा दिया है हमने। तो ये हो जाएगा x/2 m माइनस 1 माइनस 1/2 2m माइनस 1 और ऊपर आ जाएगा 2/3। इस दो को भी नीचे ले आते हैं तो हमारा आंसर बनता है x/2 m माइनस 1 माइनस 1/3 2m माइनस 2। और इस तरह से जो है हमारा इंटीग्रेशन का आंसर आ जाता है और ये थ्योरम हमारी कंप्लीट हो जाती है। अभी इस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस तो सारे खत्म हो चुके हैं। अब इसमें थ्योरम बची हैं। अभी 11.12 हेडिंग है अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल फंक्शंस, यानी कि इंटीग्रेशन फंक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे लिमिट तोड़ना है, मॉड लेना है, ये सारी प्रॉपर्टी जो है अब हम इस चैप्टर में, जैसे कि हमने जो प्रॉपर्टी हम 12th क्लास में अप्लाई करते हैं वो प्रॉपर्टी यहाँ पर हम रीमेन इंटीग्रेशन की डेफिनेशन जो है उससे प्रूव करके दिखाने जा रहे हैं। अब ये 11.12 में थ्योरम नंबर 1 है। ये है लेट f बिलोंग्स टू R क्लोज इंटरवल a b, यानी कि फंक्शन f उस सेट को बिलोंग्स करता है जिसमें इंटीग्रेशन a से b में या क्लोज इंटरवल a, b में रीमेन इंटीग्रेबल फंक्शन रहते हैं। एंड लेट स्मॉल m, कैपिटल M be bounds of f on close interval a, b, then small m b minus a less than equal a to b f dx less than equal m b minus a b greater than equal a। अब इसे पलट के लिख लीजिएगा, m a minus b less than equal a to b fx dx less than equal m a minus b। एक अब कंडीशन बना देते हैं, a में से b घट रहा है तो b लेस देन इक्वल a। अब ये इंटीग्रेशन की वैल्यू है। अब इस लाइन को देखिएगा, स्मॉल m कैपिटल M बी बाउंड्स ऑफ f ऑन क्लोज इंटरवल a, b। स्मॉल m जो है इनफीमम है और कैपिटल M जो है वो सुप्रीमम है। ये आपको ध्यान रखना है। स्मॉल m की जो नोटेशन है वो इनफीमम के लिए यूज होती है और कैपिटल M की जो नोटेशन है वो सुप्रीमम के लिए यूज होती है। यानी कि क्लोज इंटरवल a, b में अगर फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू लेने जाएंगे तो वो कैपिटल M आपको मिलेगी और फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू अगर आप लेने जाएंगे तो वो आपको स्मॉल m मिलेगी। अब यहाँ पर इसके लिए हम सबसे पहली थ्योरम का यूज करेंगे। अभी ग्रेटर देन इक्वल है, इक्वल में तो फॉलो हो ही जाएगा। अब ये कंडीशन ऐसे ले लेते हैं,
प्रूफ फॉर ऑल p belongs to p close interval a comma b we have for b greater than a। और जो सबसे थ्योरम पहले प्रूफ हुई थी वो थ्योरम हम प्रूफ करने वाले हैं। ये हो जाता है एम बी माइनस ए लेस देन इक्वल एल पी एफ लेस देन इक्वल यू पी एफ लेस देन इक्वल एम बी माइनस ए। ये सबसे पहली थ्योरम जो है हमने उठा ली है। अपर और लोअर बाउंड के लिए जो थ्योरम दी गई थी एल पी एफ है यू पी एफ है। अब यहाँ पर देखिएगा फंक्शन रीमेन इंटीग्रेबल है। फंक्शन रीमेन इंटीग्रेबल है तो आप एल पी एफ और यू पी एफ में से किसी एक को ले लीजिएगा। इस तो इम्प्लाइज एम बी माइनस ए लेस देन इक्वल एल पी एफ लेस देन इक्वल एम बी माइनस ए। अब यहाँ पर मैंने एल पी एफ ले लिया है। अब एल पी एफ का जब सुप्रीमम तैयार होगा, एल पी एफ का जब सुप्रीमम तैयार होगा तो ये जो है मेरा लोअर रीमेन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो सुप्रीमम लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेक सुप्रीमम फॉर ऑल p belongs to p close interval a comma b is to implies mb minus a less than equal supremum of set lpf less than equal mb minus a is to implies mb minus a less than equal ये हो गया है बार a to b f dx less than equal mb minus a। अब ये वैल्यू बन चुकी है लेकिन फंक्शन तो रीमेन इंटीग्रेबल दे रखा है। चूंकि f belongs to r a comma b is to implies bar a to f b f dx a to b bar f dx is equal to a to b f dx। अगर फंक्शन आपका रीमेन इंटीग्रेबल है तो लोअर रीमेन इंटीग्रल और अपर रीमेन इंटीग्रल की वैल्यू दोनों की बराबर होगी और वो इंटीग्रेशन की वैल्यू बन जाएगी। अब यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिएगा। is to implies m b minus a less than equal integration a to b f dx less than equal m b minus a proved। और इस प्रकार से आपका रिजल्ट बड़ी आसानी से प्रूव हो जाता है। अब दूसरी कंडीशन में देख लीजिएगा। if b less than a then as above। ऊपर की तरफ से आ जाइएगा। अगर b लेस देन a है, अभी जो था यहाँ पर देखिएगा b a से बड़ा था, अब b जो है वो a से छोटा है, तो ऊपर वाली लाइन को आप प्रिंट कर दीजिएगा। b और a का रोल जो है आप इंटरचेंज कर दीजिएगा। अब यहाँ से हो जाएगा m, यहाँ a माइनस b हो जाएगा लेस देन इक्वल, यहाँ b टू a हो जाएगा f dx और यहाँ लेस देन इक्वल हो जाएगा m और यहाँ हो जाएगा a माइनस b। ये वैल्यू हमारी आ गई है और यहाँ थ्योरम के स्टेटमेंट में मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल आएगा। थ्योरम के स्टेटमेंट में लिखने में गलती हो गई थी मेरे से। अब यहाँ पर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या एक काम कर लेते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस स्मॉल m b माइनस ए लेस देन इक्वल, माइनस लेकर के लिमिट पलट देता हूँ a टू b f dx लेस देन इक्वल माइनस m b माइनस a। इस तरह से आपकी वैल्यू बन जाती है। यहाँ स्टेटमेंट में फिर गड़बड़ हो गई है, b माइनस a और b माइनस a। स्टेटमेंट गलत लिखा गया था। अब यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। मल्टीप्लाई विद -1 इज टू इम्प्लाइज m b माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल a टू b f dx ग्रेटर देन इक्वल m b माइनस ए। और इस प्रकार से हमारी थ्योरम जो है प्रूव हो जाती है। उसके बाद इसमें यह है कॉरोलरी 1। कॉरोलरी 1 है, यह है लेट
f belongs to R A comma B, then there exists a number mu between small m comma capital M such that integration a to b f dx is equal to mu b minus a। ये फर्स्ट मेन वैल्यू थ्योरम कहलाती है। ये कहलाती है फर्स्ट mean value theorem of integral calculus। फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ये 2015 की इंप्रूवमेंट में आई थी और 2016 के इंप्रूवमेंट में आई थी। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो थ्योरम, ये जो कॉलरी है, ये थ्योरम नंबर 1 का ही एक पार्ट है। अब थ्योरम नंबर 1 में आपने ये कहा कि फंक्शन जो है वो रीमेन इंटीग्रेबल है और उसका क्लोज इंटरवल a कॉमा b में जो बाउंड है वो स्मॉल m और कैपिटल M है। अब एक कंडीशन आपने ये बनाई थी कि इंटीग्रेशन a टू b f dx की जो वैल्यू है इन दोनों के बीच में फंसेगी, या तो इसके इक्वल होगी या इसके इक्वल होगी या दोनों के बीच में फंसेगी। उसी प्रकार से आपने ये वाली लाइन बनाई, यहाँ पर भी आपने कहा कि इंटीग्रेशन की वैल्यू इन दोनों के बीच में होगी, या तो वो स्मॉल m b माइनस a के इक्वल होगी या वो कैपिटल M b माइनस a के इक्वल होगी या उन दोनों के बीच में फंसेगी। तो थ्योरम कॉलरी यही कहती है कि दोनों जो बाउंड है आपके स्मॉल m और कैपिटल M, उनके बीच में कोई नंबर म्यू इस प्रकार से होगा जिसके बराबर जो है इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी। अगर यहाँ पर इक्वल को फॉलो होता है तो म्यू की वैल्यू स्मॉल m बन जाएगी, और यहाँ इक्वल फॉलो होता है तो म्यू की वैल्यू कैपिटल M बन जाएगी। और अगर दोनों में से कहीं भी इक्वल फॉलो नहीं हो रहा है तो बीच में कोई वैल्यू आपकी ऐसी होगी, म्यू इस प्रकार से होगा स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में, जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको प्रदान कर देगा। इक्वालिटी 1 है, इक्वालिटी 2 है। ये कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए है। लेट f इज कंटीन्यूअस on closed interval a comma d, then there exists c belongs to closed interval a comma d such that integration a to b f dx is equal to b minus a और f c। अब देखिएगा जहाँ पर म्यू था, म्यू की वैल्यू स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में पड़ेगी, तो म्यू की वैल्यू fc हो गई है। ये कंटीन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन हो गई है। तो कॉलम नंबर 1 का है। अब इसके लिए ऐसे लिख देते हैं, प्रूफ f is continuous ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा b। फंक्शन आपका कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल a कॉमा b में, तो ये स्मॉल m से और कैपिटल M तक के बीच की जितनी भी वैल्यू होगी वो सारी की सारी प्राप्त करेगा। इट इम्प्लाइज f अटेन ऑल वैल्यूज बिटवीन स्मॉल m टू कैपिटल M on close interval a comma d, then there exists c belongs to close interval a comma b such that mu is equal to fc by corollary 1 integration a to b f dx is equal to b minus a fc। तो कंटीन्यूअस फंक्शन अगर है तो कंटीन्यूअस फंक्शन अपने सारे मान ग्रहण करता है। वो स्मॉल m को भी प्राप्त करेगा, वो कैपिटल M को भी प्राप्त करेगा, और जब स्मॉल m और कैपिटल M को प्राप्त करेगा तो उनके बीच में म्यू पड़ता है, तो वो कोई ना कोई वैल्यू ऐसी जरूर होगी जिसे रखने पर आपका म्यू प्राप्त हो जाएगा। तो वो वैल्यू हमने c मान ली है और इस प्रकार से म्यू की वैल्यू fc प्राप्त हो जाती है।
और क्वालिटी नंबर 1 के अनुसार हमारा आंसर आ जाता है। उसके बाद और कोई क्वालिटी नहीं करेंगे। फिर थ्योरम नंबर 2 है इंटीग्रेबिलिटी ऑफ द सम एंड डिफरेंस। ये है f1, f2 बिलोंग्स टू और a, b। अब ये दोनों फंक्शन रिमेन इंटीग्रेबल हो गए। देन f1 प्लस माइनस f2 बिलोंग्स टू आर क्लोज इंटरवल a, b। ये थ्योरम जो है मैंने शॉर्टकट में लिख दी है। अब ये सम और दो इंटीग्रेशन फंक्शन के सम और डिफरेंस के लिए थ्योरम है। अब हम लेकर के चल रहे हैं कि f1 f2 बिलोंग्स टू आर ए बी, यानी कि फंक्शन f1 और f2 जो है रिमेन इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल a, b के लिए। देन f1 प्लस माइनस f2 बिलोंग्स टू आर ए बी। तो दोनों फंक्शन यानी कि दो इंटीग्रेबल फंक्शन अगर हैं तो उनको प्लस करने के बाद और माइनस करने के बाद जो फंक्शन मिलेगा वो भी रिमेन इंटीग्रेबल होगा। अब इसके लिए हम फार्मूला प्रूव करेंगे। f1 और f2 तो रिमेन इंटीग्रेबल है, तो हम दो पार्टीशन P1 P2 लेकर के चलेंगे और डेफिनेशन लेकर के चलेंगे UPF माइनस LPF लेस देन एप्सिलॉन। अब ऐसे लिख लेते हैं प्रूफ गिवन f1 belongs to R A B, then there exists a partition P1 belongs to P A B such that U P1 F1 minus L P1 F1 less than एप्सिलॉन बाई 2। इक्वेशन नंबर 1 और ऐसे लिख देते हैं फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। जब कोई धनात्मक वैल्यू एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मिलेगी तो उसके लिए कोई ना कोई पार्टीशन ऐसा होगा जो रिमेन इंटीग्रेबल फंक्शन के रिमेन इंटीग्रेबल होने के कारण डेफिनेशन को फॉलो करेगा। अब ऐसे ले लेते हैं। अब P2 में चलते हैं। चूंकि f2 belongs to R A B, then there exists P2 belongs to P A, B such that, इसके लिए थ्योरम लगा दीजिएगा U P2 F2 माइनस L P2 F2 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 2 हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है वो लगाने जा रहा हूँ। वी है, अब मैं पीछे से थ्योरम उठा रहा हूँ। वी यू पी F1 प्लस F2 लेस देन इक्वल होता है यू पी F1 प्लस यू पी F2 और एल पी F1 प्लस F2 ग्रेटर देन इक्वल एल पी F1 प्लस एल पी F2। ये थ्योरम नंबर 2 है पेज 293 का। इस थ्योरम का प्रूफ नहीं कराया था, केवल स्टेटमेंट पढ़ने के लिए और लिखने के लिए कहा गया था, याद करने के लिए कहा गया था। यानी कि अब ये थ्योरम नंबर जो 2 है वो हमसे ये कहती है कि अगर दो फंक्शन को प्लस करके अपर सम देखते हैं तो वो दोनों फंक्शन के अपर सम से लेस देन इक्वल होगा और जो लोअर सम होगा वो लेस देन इक्वल जो है हो जाएगा। लोअर सम में जो है ग्रेटर देन इक्वल है। अब इसे ऐसे कर लेते हैं। अब इसमें मैं माइनस पैदा करने जा रहा हूँ और ये तो सही है। यू पी F1 प्लस F2 लेस देन इक्वल यू पी F1 प्लस यू पी F2 एंड माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। माइनस एल पी F1 प्लस F2 लेस देन इक्वल माइनस एल पी F1 माइनस एल पी F2। इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा। ये हो जाता है यू पी F1 प्लस F2 माइनस एल पी F1 प्लस F2 लेस देन इक्वल
यू पी कॉमा एफ वन माइनस यू पी कॉमा एफ टू प्लस यू पी कॉमा एल आएगा एल पी एफ वन और यू पी एफ टू माइनस एल पी एफ टू, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पार्टीशन P1 लिया था और जबकि इक्वेशन नंबर 2 में मैंने पार्टीशन P2 लिया था, और जबकि जो इक्वेशन नंबर 3 में है वहाँ पर पड़ा हुआ है P। अब मुझे ऐसी जगह जाना है कि जहाँ पर मेरी पार्टीशन वाली थ्योरम जो है वो दोनों अप्लाई हो जाए। अब ऐसे ले लेता हूँ मैं, लेट P इक्वल टू P1 यूनियन P2। लेट क्या लिया है मैंने, P इक्वल टू P1 यूनियन P2, तो P मेरा कॉमन रिफाइनमेंट हो गया, ब्रैकेट में लिख देता हूँ P इज कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। अब P जो है मेरा कॉमन रिफाइनमेंट हो चुका है P1 और P2 का। अब हमें पहले से पता है जो सबसे शुरू वाली थ्योरम थी कि कॉमन रिफाइनमेंट का जो लोअर सम होता है वो पार्टीशन से बड़ा होता है और अपर सम जो है वो छोटा होता है। तो वैसे कर लेते हैं, देन वी हैव, पहले u ले लेता हूँ, यू पी कॉमा एफ वन लेस देन इक्वल, p में हूँ मैं p, तो ध्यान नहीं रखना है, पीछे वाली थ्योरम ये कहती है कि कॉमन रिफाइनमेंट का अपर सम पार्टीशन से छोटा होगा, तो यू पी एफ वन और लेस देन इक्वल यू पी कॉमा यू पी वन कॉमा एफ वन, यू पी वन कॉमा एफ वन, या एक काम कर लेते हैं एफ ही लेकर के चल लेते हैं पी वन कॉमा एफ, और यहाँ से यू पी कॉमा एफ लेस देन इक्वल यू पी टू कॉमा एफ, एंड लोअर बड़ा होता है एल पी कॉमा एफ ग्रेटर देन इक्वल एल पी वन कॉमा एफ कॉमा एल पी कॉमा एफ लेस देन इक्वल, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल एल पी टू कॉमा एफ। इस टू इम्प्लाइज, अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये हो जाता है यू पी एफ माइनस एल पी एफ लेस देन इक्वल यू पी वन कॉमा एफ माइनस एल पी वन कॉमा एफ, एंड यू पी कॉमा एफ माइनस एल पी कॉमा एफ लेस देन इक्वल यू पी टू कॉमा एफ माइनस एल पी टू कॉमा एफ। और इस तरह से जो है मेरी वैल्यू जो है वो तैयार हो जाती है। अब इस वाली प्रॉपर्टी को आप यूज कर लीजिएगा यहाँ पर। अब वहाँ पर जो है दो फंक्शन चल रहे थे मेरे, f1 और f2, या UPF है UP। अब ये वैल्यू जो है अब पार्टीशन में से P1 और P2 जो है वो हटाने वाला हूँ मैं। पार्टीशन में से वहाँ तो P इक्वेशन नंबर 1 और 2 में तो P2 पड़े हुए हैं। अब यू पी कॉमा एफ है, एल पी कॉमा एफ है, तो यू पी वन कॉमा एफ माइनस एल पी वन कॉमा एफ। अब ये देख लीजिएगा यू पी एफ माइनस एल पी एफ। अब यहाँ पर एक बार F1 है और एक बार F2 है, तो एक काम करता हूँ, यहाँ F1 F1, यहाँ F2 F2, यहाँ 1 यहाँ 1, यहाँ 2 यहाँ 2, तो यू पी F1 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 F2
F2 F2 F2 दोनों के लिए मैंने थ्योरम लगा दी है, वन फंक्शन F1 के लिए भी और फंक्शन F2 के लिए भी। अब यहाँ देख लीजिएगा, ये जो राइट हैंड साइड है ये एप्सिलॉन बाई 2 से छोटी है, और ये भी जो राइट हैंड साइड है ये भी एप्सिलॉन बाई 2 से छोटी है। बाई इक्वेशन 1 and 2 UP F1 माइनस LP F1 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 UP F2 माइनस LP F2 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। अब दोनों वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2 से छोटी हो चुकी हैं। अब ये भी एप्सिलॉन बाई 2 है, ये भी एप्सिलॉन बाई 2 है। बाई इक्वेशन 3 अब हम मिल जाता है UP F1 प्लस F2 माइनस LP F1 प्लस F2 लेस देन एप्सिलॉन। और जब UPF माइनस LPF एप्सिलॉन से छोटा हो जाता है तो आपका फंक्शन जो है वो रीमेन इंटीग्रेबल हो जाता है। इसको इम्प्लाइज F1 प्लस F2 बिलोंग्स टू R क्लोज इंटरवल A, B। और इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि जो फंक्शन है F1 प्लस F2 जो है वो रीमेन इंटीग्रेबल होगा। अब प्लस और माइनस दोनों को रीमेन इंटीग्रेबल करना था तो माइनस को करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे प्लस है वैसे ही F2 को रिप्लेस करके अगर माइनस F2 कर देंगे तो वो भी रीमेन इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो ये थ्योरम हमसे ये कहती है कि दो फंक्शन अगर किसी क्लोज इंटरवल में रीमेन इंटीग्रेबल है तो उस फंक्शन को प्लस करने के बाद और माइनस करने के बाद जो फंक्शन बनेगा वो भी उस क्लोज इंटरवल में रीमेन इंटीग्रेबल होता है। अब देखिएगा थ्योरम नंबर 3 है। थ्योरम नंबर 3 ये है कि फंक्शन में जब कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेबल फंक्शन में तो वो रीमेन इंटीग्रेबल ही रहता है और कांस्टेंट बाहर आ जाता है। f belongs to RAB, then CF belongs to RAB, where C is any constant। और इंटीग्रेशन A to B CF dx is equal to CA to B F dx। अब यहाँ देख ही रहे होंगे आप डेफिनेट इंटीग्रल की बेसिक प्रॉपर्टी अब हम रीमेन इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से सॉल्व यहाँ पर कर रहे हैं, जो हमारी बेसिक। अब ऐसे ले लेते हैं, अब कांस्टेंट है, अब ऐसे ले लेते हैं प्रूफ C हमारे पास कोई कांस्टेंट है, ऐसे ले लेते हैं क्योंकि f belongs to R A, B फंक्शन रीमेन इंटीग्रल है तो बार इंटू B F dx A to B बार F dx A to B F dx इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ले लेते हैं, अब यहाँ पर ले लेते हैं, अब बाउंडेड है यहाँ पर, पार्टीशन लेते हैं, लेफ्ट P is equal to x0, x1 xr minus 1, xr dot 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 xn is equal to B। ये हो जाएगा B any partition और क्लोज इंटरवल ए बी लेट कैपिटल MR, स्मॉल mr बी सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ F इन क्लोज इंटरवल, या शॉर्ट में लिख दें इन IR। ये हो गया है। अब पहला केस लेते हैं, फर्स्ट केस C ग्रेटर देन 0। अगर कांस्टेंट 0 से बड़ा है तो कांस्टेंट अगर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव वैल्यू से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा बड़ा रहेगा और छोटा जो है वो छोटा रहेगा। देन CMR, C small mr are supremum and infimum of CF in close interval। ये ऐसे लिख देता हूँ इन IR। C पॉजिटिव कांस्टेंट है तो पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर जब CF का सुप्रीम और इन्फीमम निकलेंगे तो वो CMR और C स्मॉल mr हो जाएंगे। अब ऐसे करते हैं, बार A to B यहाँ डाल देते हैं CF dx। अब मैंने यहाँ पर लोअर राइमन इंटीग्रल लिया है, डेफिनेशन ले लेते हैं, यहाँ सुप्रीमम हो जाएगा और सुप्रीमम के आगे LPF की वैल्यू आएगी तो समीशन R इज इक्वल टू 1 to n के MR इंटू डेल्टा XR। अब देखिएगा यहाँ पर वैल्यू मैंने डाल दी है,
आगे मैंने वैल्यू जो है वो LPF से डाल दी है। अब यहाँ पर सॉरी कांस्टेंट सी है, कांस्टेंट सी मान लीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी सुप्रीमा ये हो जाता है समीशन R इक्वल टू 1 to n एम आर इंटू डेल्टा एक्स आर। अब यहाँ पर वैल्यू बन चुकी है, ये सी सुप्रीमम है, ये इनफीमम स्मॉल एफ का है, तो ये हो जाएगा बार ए टू बी एफ डी एक्स इक्वेशन 1। अब इक्वेशन नंबर 1 तो ऊपर है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 1 का यूज कर दीजिएगा, यूज इक्वेशन 1। अब ये जो है अपर लिमिट इंटीग्रल में बदल जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा सी ए टू बी बार एफ डी एक्स सी। आप इसे तोड़ दीजिएगा इनफीमम, और यहाँ ब्रैकेट में यू बी एफ की वैल्यू आएगी समेशन आर इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर और डेल्टा एक्स आर। सी को अंदर ले जाइएगा तो ये हो गया इनफीमम ऑफ समेशन आर इक्वल टू 1 to n सी एम आर इंटू डेल्टा एक्स आर। अब देखिएगा सी एम आर आ चुका है, सी एम आर आपका सुप्रीमम है, सी एम आर जो है आपका सुप्रीमम है सी एफ का, और बाहर से इनफीमम ले रहे हो तो सुप्रीमम का आप ये अपर रिमेन इंटीग्रल हो गया है सी एफ का, और इसका इनफीमम ले रहे हो तो ये हो जाएगा अपर रिमेन इंटीग्रल। तो ये हो जाता है बार ए टू बी सी एफ डी एक्स, और ये बन गया ए टू बी बार सी एफ डी एक्स। अब अपर सी एफ की अपर रीमेन इंटीग्रेशन और अपर रीमेन इंटीग्रेशन और लोअर रीमेन इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है आपस में इक्वल है, तो आप कह सकते हैं सी एफ बिलोंग्स टू आर ए कॉमा बी। इस तरह से प्रूव हो जाता है कि फंक्शन में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी रीमेन इंटीग्रेबल हो जाएगा। अब इसमें ये लगा देते हैं, ये लोअर रीमेन इंटीग्रेशन है, ये अपर रीमेन इंटीग्रेशन है। यूज इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में अभी ये आपने क्या है, लोअर रीमेन इंटीग्रेशन है, लोअर की और अपर की एफ के लिए वैल्यू इक्वल है। अब जब ये दोनों वैल्यू बराबर आ चुकी है तो अपन यूज इक्वेशन यूज, बल्कि ऐसे करते हैं, यूज दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अप्लाई कर दीजिएगा। ये बार ए टू बी है, बल्कि ऐसे कर देते हैं, इसे इक्वेशन 3 डाल दीजिएगा। यूज इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा ए टू बी सी एफ डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा, और यहाँ राइट हैंड साइड में हो जाएगा सी ए टू बी एफ डी एक्स। प्रूव्ड। दिखा दिया है कि कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा। ये वाली वैल्यू तो इक्वेशन नंबर 3 से आ गई है, यहाँ पर ये वाली वैल्यू तो इक्वेशन नंबर 3 से आ गई है, और ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से आ गई है। अब आप ऐसे करिएगा, सेकंड केस लेकर के चलते हैं। इफ सी लेस देन 0, अब सी की वैल्यू 0 से छोटी है। अब कांस्टेंट अगर 0 से छोटा होगा तो आपको पता ही है, बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर सबसे छोटी वैल्यू बन जाएगी, और सबसे छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर सबसे बड़ी वैल्यू बन जाएगी। अब सुप्रीमम और इन्फीमम आपको पलटने पड़ेंगे। देन अब आपको लिखना पड़ेगा सी स्मॉल एम आर कॉमा सी कैपिटल एम आर सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ सी एफ ऑन आई आर। देख लीजिएगा, सी की वैल्यू इस समय माइनस आ रही है, सी की वैल्यू इस समय माइनस आ रही है, तो माइनस आने की वजह से क्या होगा, जो बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू बन जाएगी, और सबसे छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके बाद फिर यहाँ से स्टेप आ जाएंगे, ये हो जाएगा, यहाँ से इसलिए चेंज कर देता हूँ मैं क्योंकि मुझे रिपीटेशन करना है, बस सुप्रीमम और इन्फीमम जो है मुझे बदलना पड़ेगा।
अब सबसे पहले आप ये लाइन लिखेंगे यहाँ बार ए टू बी सी एफ डी एक्स, इसके बाद यहाँ जाइएगा ये वाली लाइन लिखेंगे और यहाँ क्या लिखा हुआ है, सुप्रीमम लिखा हुआ है। और मैं निकाल रहा हूँ लोअर राइमन इंटीग्रल, तो आगे जो वैल्यू रखी जाएगी वो यूपीएफ की, यहाँ पर एलपीएफ की वैल्यू रखी जाएगी और एलपीएफ की वैल्यू इनफीमम से आती है, तो इनफीमम ये हो जाएगा मेरा। अब यहाँ हो जाएगा सी एम आर, सुप्रीमम है और सी जैसे ही बाहर आएगा, ध्यान रखना सी निगेटिव है, ये आपको ध्यान रखना है, सी निगेटिव है, तो जैसे ही सी बाहर आएगा तो इस सुप्रीमम की जगह इनफीमम हो जाएगा, इनफीमम हो जाएगा। और यहाँ अंदर कैपिटल एम आर है। अब ये स्मॉल एफ का सुप्रीमम है और इसका आप ले रहे हैं इनफीमम, तो ये तो हो गया यूपीएफ। अब यूपीएफ है और उसका क्या ले रहे हैं आप, इनफीमम, तो ये बन जाएगा अपर रिमेन इंटीग्रल। इक्वेशन नंबर इसे 4 डाल देंगे। अब यहाँ पर यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1, तो ए टू बी बार एफ डी एक्स है। इक्वेशन नंबर 1 से ये हो जाएगा बार ए टू बी एफ डी एक्स, ये आपका अपर रीमेन इंटीग्रल है। अपर रीमेन इंटीग्रेशन को मैंने लोअर रीमेन इंटीग्रेशन में बदल दिया है। अब ये लोअर रीमेन इंटीग्रेशन लेना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, ये आपको सुप्रीमम लेना पड़ेगा और आगे लेना पड़ेगा आपको एलपीएफ, तो ये स्मॉल एम आर आ जाएगा। अब सी चूंकि निगेटिव है, तो जब सी अंदर जाएगा तो सुप्रीमम की जगह इनफीमम आ जाएगा और यहाँ सी कैपिटल एम आर की जगह स्मॉल एम आर आ जाएगा। अब सी एम आर है, अब देख लीजिएगा सी एम आर सुप्रीमम है इसका, सी एफ का। अब ये यूपीएफ हो गया। अब यूपीएफ का क्या ले रहे हैं आप, इनफीमम ले रहे हैं, यूपीएफ का इनफीमम ले रहे हैं, तो ये अपर रीमेन इंटीग्रल हो जाएगा, यानी कि ये लाइन बिल्कुल सही है। फिर ये लाइन बिल्कुल सही है, ये इक्वेशन नंबर 5 हो जाती है। और फिर उसके बाद लिखेंगे हम यूज इक्वेशन 3 की जगह यहाँ 5 हो जाएगा और 1 सही है। इन इक्वेशन 2 की जगह लिखेंगे हम 4, तो ये हो जाएगा इधर ए टू बी सी एफ डी एक्स और इधर हो जाएगा ए टू सी बाहर हो जाएगा ए टू बी एफ डी एक्स। और इस थ्योरम इस प्रकार से जो है आपकी थ्योरम प्रूव हो जाती है। तो इस थ्योरम के जो 2 पार्ट हैं वो दोनों पार्ट बिल्कुल एक जैसे हैं, बस आपको ध्यान क्या रखना है, सी जब पॉजिटिव है तो सुप्रीमम में मल्टीप्लाई करके सुप्रीमम बनेगा सी एफ का और इनफीमम में मल्टीप्लाई करके सी एफ का इनफीमम बनेगा। लेकिन जब सी निगेटिव होगा तो सुप्रीमम में मल्टीप्लाई करके इनफीमम बन जाएगा और इनफीमम में मल्टीप्लाई करके सुप्रीमम हो जाएगा। क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने पर सबसे बड़ी वैल्यू छोटी हो जाती है, छोटी वैल्यू जो है वो बड़ी हो जाती है। और इस प्रकार से हमारी थ्योरम का प्रूफ हो जाता है।